नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। उद्घाटन पर सियासी बवाल। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी आज देवघर पहुंचे और उन्होंने देवघर के नेताओं पर जमकर भड़ास निकाली। इस अवसर पर विधायक इरफान अंसारी ने देवघर के सांसद निशिकांत दुबे पर भी जमकर निशाना साधा। एयरपोर्ट की ओपनिंग को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं दूसरी ओर देश और राज्य में महंगाई को लेकर झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव लगातार केंद्र में बीजेपी की सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। उनके दिए गए बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने रामेश्वर उरांव पर पलटवार करते हुए उन्हें असफल वित्त मंत्री की संज्ञा दे डाली। उन्होंने उरांव के पास राज्य के रेवेन्यू और आंतरिक संसाधनों को बढ़ाने में घोर अभाव होने की बात भी कही है। और देवघर में मैंने जो देखा, दुर्दशा देखा, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि मुझे काफी आश्चर्य हुआ कि देवघर के लोग कैसे यहाँ के सांसद और विधायक को झेल रहे हैं। सत्संग चौक पर मैं गया था, वहां पर और पुलिस गरीब आदमी को तंग कर रही है, चालान काट रही है। मैं वहां रुका और मैंने डायरेक्शन दिया कि ये ना समझे कि देवघर जो है नेता विहीन है और जो प्रशासन चाहेगी मनमाना वो करेगी। हमारी सरकार गरीबों की सरकार है। गरीब पे चालान का पैसा हमारी सरकार नहीं लेगी। उनको इस राज्य से रेवेन्यू कलेक्ट करने का और बढ़ाने का और उसको ठीक करने का उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। इसका मतलब है कि राज्य का वित्त मंत्री आंतरिक संसाधनों को बढ़ाने का उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। पूरी तरह से राज्य की व्यवस्था, फाइनेंशियल स्थिति एनार्किज्म की ओर जा रही है, अव्यवस्था की ओर जा रही है। और वित्त मंत्री को स्वयं झारखंड की जनता से माफी मांगना चाहिए कि मैं असफल वित्त मंत्री हूं। तो चलिए, आज के दिन चर्चा में राकेश सिन्हा, कांग्रेस के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा बीजेपी से जुड़े हुए हैं लाइव में। सबसे पहले प्रदीप जी आपके पास आऊंगा। सर, ये उद्घाटन पर सियासत क्यों सर, वो भी इस दौर में जिस दौर में जनता ये सब नहीं देखना चाहती। प्रदीप जी देखिए, आपने जिस इरफान अंसारी का नाम दिया, भले ही पार्टी के वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी पार्टी ही उनको सीरियसली नहीं लेती। सरकार की तो बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आए दिन उनके बयान इस तरह के हास्यास्पद होते हैं कि मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी खुद उनका बचाव करने में कहीं ना कहीं असहज महसूस करती है। अब देखिए, उनका जो बयान आपने सुनवाया, तो वो कह रहे थे कि देवघर में पुलिस जिस तरह से लोगों का पैसा वसूल रही थी, चालान काट रही थी, ये पुलिस किसकी? हेमंत सोरेन की पुलिस है। राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर काम करती है। इसमें सांसद विधायक का कोई रोल नहीं होता। तो स्वयं अपनी सरकार पर ही प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि पुलिस जिस तरह से शोषण कर रही है गरीबों का, ये सरकार बर्दाश्त नहीं करे। तो ये ठीक करने का काम भी उन्हीं का। पहले ठीक करें, उसके बाद पुलिस प्रशासन क्या कर रही है उसकी रिपोर्ट जनता स्वयं देगी। अब जहां तक प्रश्न है कि उद्घाटन पर जो सियासत हो रहा है, मैं समझता हूं कि अभी वक्त नहीं है ये सियासत करने का। और लोगों को ये समझना चाहिए कि न अभी उद्घाटन की तिथि तय हुई है, न कहीं कोई सुगबुगाहट है इस बात को लेकर कि कौन व्यक्ति इसका उद्घाटन करेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इनकी एक आदत बन चुकी है किसी भी मुद्दे में टांग फंसा दे, और टांग ये फंसाते ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी फंस जाती है। अब कांग्रेस पार्टी के लोगों से पूछिए कि यही है सब विधायक महोदय जो अपने साथ 7-8 लोगों की टोली लेकर गए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए। राज्य सरकार की शिकायत की थी उन्होंने, यहाँ कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और बिल्कुल सरकार में हमारी उपेक्षा हो रही है, हमारे विधायकों की सुनी नहीं जा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने स्वयं इनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो राज्य की जनता भी भली भांति इनके हरकतों को समझती है और इनके बड़बोलेपन से राज्य की जनता वाकिफ। बताइए राकेश जी, क्या इरफान अंसारी का बड़बोलापन ही है क्या? क्योंकि अभी तो देखिए उद्घाटन हुआ नहीं, तय भी नहीं हुआ कि कौन करेगा कौन नहीं, ना तो ऐसी कोई सुगबुगाहट है, फिर भी इस तरह की चर्चाएं क्यों? देखिए, बात ऐसा है कि निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उन्होंने कोई बयान उद्घाटन के संदर्भ में दिया था। उस पर इरफान अंसारी जी ने कहा
तो हमें लगता है कि बड़बोलापन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में या उनके विधायकों में या उनके सांसदों में, जिस दिन ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं उस दिन से इनके एक ही मंत्र किया जाता है कि बड़बोलापन आप जो है जनता के बीच दिखाई। देखिए अभी का माहौल बिल्कुल सागर जी, मैं इस बात से सहमत हूं कि अभी का माहौल जो है वो माहौल सियासत का नहीं, लेकिन निशिकांत दुबे जी का जो बयान आते रहता है, कभी धर्म के नाम पे, कभी जातीय के नाम पे, कभी किसी अन्य मुद्दे पर, तो इस तरह का बयान उनका जो है बराबर आते रहता है, जो जिससे कि राज्य की छवि भी को नुकसान होता है उनके बयान। तो उस पर मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन ठीक है, अब अभी कोई सर राज्य की छवि का पर कैसे नुकसान पहुंचेगा? अगर निशिकांत दुबे अगर बयान दे रहे हैं और आप लोग बेहतर काम कर रहे हैं, तो सर आप लोग छवि से क्यों डर रहे हैं अगर आपने बेहतर ही किया है तो? देखिए हम छवि से, अपनी छवि से नहीं डर। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो शब्दों का प्रयोग इस राज्य के लिए पूरे देश और विदेश में के ऊपर जो है एक बदनुमा दाग था, एक बदनुमा दाग था। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम डरते नहीं है और न ही हमारी कोई ये है मत, बस ये है कि झारखंड का जो स्थिति है, जो परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बना करके रखा है, उन परिस्थितियों के कारण जो है यहाँ बदनामी हो रही है। बोलिए प्रदीप जी, बड़बोलापन किसका सर? कांग्रेस कह रही है, बीजेपी के नेता आप कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, बीच का हाल कौन निकाला है? देखिए राज्य की जनता भी जानती है जिस निशिकांत दुबे का इन्होंने नाम दिया, एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में निशिकांत दुबे का क्या रोल है, उनके कितने प्रयास रहे, तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को झारखंड बुलाना, देवघर की धरती पर बुलाना, और कहीं ना कहीं जो रेलवे का नेटवर्क इतना विस्तार हुआ है संथाल परगना के क्षेत्र में, तो उनकी भूमिका से मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सक्रियता के कारण रेल मंत्री से डिमांड की बात हो या उच्च स्तर पर प्रधानमंत्री से वार्ता करके कुछ सुविधाएं जो एक बाबा नगरी की पहचान है देवघर की धर्मस्थली के रूप में, उसको किस तरह से कनेक्टिविटी मिले, उसके अलावा एम्स के स्थापना में उनकी सक्रियता को आप नकार नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं, और एक झारखंड में एक प्लास्टिक पार्क बन रहा है, अपने तरह का अद्भुत पार्क बन रहा है, देवघर में ही बन रहा है, तो ये सारी चीजें मिलाकर देखेंगे तो मैं समझता हूं कि उनका काम बोलता है। और कहीं कहीं जो लोग कह रहे हैं कि वो बड़बोला है, तो मैं समझता हूं कि अपने काम के माध्यम से अगर जनता को आप संबोधित करते हैं तो जनता भी समझती है कि इस व्यक्ति ने काम किया है, इसलिए ये बोल रहा है। ठीक है, लेकिन जो महंगाई पर लगातार देखिए इस समय चर्चाएं चल रही हैं पूरे देश के साथ ही साथ झारखंड में भी कि केंद्र की इसमें गलती है, फिर उधर से बीजेपी के लोगों का ये कहना, मैं ये जानना चाहता हूं राकेश जी की राज्य सरकार की भी इसमें गलती है। अगर महंगाई है तो फिर इसकी मार केवल आम जनता ही तो सर झेल रही है। इस सियासत के पेच में फंसे इस महंगाई को लेकर आम जनता क्या समझे? देखिए तो हम तो सियासत कर नहीं रहे हैं, महंगाई के मुद्दे पे सियासत तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। एक तरफ आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का किस कदर बयान आ रहा है, जहां एक और देश और राज्य की जनता महंगाई से त्रस्त है, उसके ऊपर भाजपा के लोग महंगाई कम करने के इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दे रहे हैं। इनके नेता ये कह रहे हैं कि लोग खाना पीना छोड़ दें तो महंगाई कम हो जाएगी। मतलब जनता को सीधे ये प्रवोक कर रहे हैं, ये जनता को सीधे नीचा दिखाने का बयान है ये। तो राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। जिस तरह इन लोगों का बयान आ रहा है महंगाई के खिलाफ, आप देखें कि पेट्रोल डीजल जब 2014 में जब यूपीए की सरकार थी तो किस प्रकार भाजपा के लोगों ने, अगर 50 पैसा प्रति लीटर बढ़ता था जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल और कच्चे तेलों का दाम में बढ़ोतरी होती थी, तो 50 पैसा 25 पैसा बढ़ता था, तो इनके सारे कुनबे भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पे उतर करके आंदोलन किया करते थे। आज जब 100 से पार हो गया पेट्रोल डीजल,
तो इनको महंगाई नहीं दिख रही। इनको अब ये कहना पड़ रहा है जनता को कि आप खाना पीना छोड़ दो, आप देश की जनता खाना पीना छोड़ दे तो महंगाई कम हो जाएगी। तो सियासत कौन कर रहा है सागर? सियासत तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। एक तरफ लोग 1 साल 1.5 साल का जो कोरोना मंदी है, इससे लोगों की पूरी तरह अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। उस परिस्थिति में पेट्रोल, डीजल, सरसों तेल का दाम में बढ़ोतरी, आप देखें कि किस प्रकार का बयान इनके नेता देते हैं। आप देखें कि सरसों तेल की बढ़ोतरी में इनके नेता ने कहा कि सरसों तेल विशुद्ध मिल रहा है, इसलिए इनके दामों में बढ़ोतरी हो रही। हमें तो अब इन लोगों के सोच पे और इनके बयानों पर कटाक्ष करने का भी मन नहीं करता। अब तो हमें लगता है कि लोगों की मानसिक स्थिति पूरी तरह दिवालिया होकर के रह गई है। ये बयान सत्तासीन लोगों का होता है क्या? तो राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति तो विपक्ष नहीं कर रहा है। हम तो एक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, स्वस्थ परंपरा का। जो लोकतंत्र जो हमें आदेश देता है, जो संविधान इस देश की हमें इजाजत देती है, उसके तहत हम जनता को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये महंगाई है सरकार के गलत नीतियों के कारण। तो इस पर हम कहां राजनीति कर रहे हैं? राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये डांट भी रहे हैं। ठीक है राकेश जी, प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रदीप जी। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर ये रोना रो रहे हैं, तो इनको ये शायद पता होगा कि जितना वैट राज्य सरकार वसूलती है, उसके अलावे जो केंद्र का हिस्सा होता है, तो जो रेवेन्यू कलेक्शन केंद्र करती है, उसमें से भी आधी हिस्सेदारी राज्य को वापस आती है। तो अगर राज्य सरकार इतनी ही चिंतित है कि महंगाई के बोझ से और पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से लोग परेशान है, तो वैट का परसेंटेज कम कर दे राज्य सरकार, अगर अपने राज्य के लोगों को राहत देना चाहती है। नहीं, लेकिन तो इस विषय प्रदीप जी क्या केवल राज्य सरकार ही चिंतित रहे सर? आपको भी चिंता करना चाहिए। सागर जी मैं चिंता हमें भी है। देना चाहता हूँ। सागर जी मैं बोल नहीं जा रहा था। सागर जी जवाब देना चाहता हूँ। हाँ सागर जी मैं पूरा बोल दूं तो समझ बोलिए बोलिए प्रदीप जी बोले। देखिए महंगाई ऐसा विषय है जिससे समाज का हर वर्ग जो है ना वो प्रभावित होता है। कोई कांग्रेस पार्टी में हो, बीजेपी में हो, किसी अन्य दल में हो, आम नागरिक हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। महंगाई समान रूप से सबको प्रभावित करती है और हम लोग इससे चिंतित भी हैं कि जिस तरह से बेतहाशा वृद्धि हो रही है कीमतों में, कहीं ना कहीं आम जनता अब आप कह सकते हैं कि बहुत दुखी महसूस कर रही है। तो राज्य सरकार के अलावे राज्य सरकार से सहयोग इस बात की हम चाहते हैं कि जो कालाबाजारी के लिए लोग जमाखोरी करते हैं उन पर कार्रवाई कीजिए। अभी केंद्र सरकार ने कदम उठाते हुए किया है कि दाल की स्टॉक की डेयरी आपको ब्यौरा जो है एक साइट पर साझा करनी है। केंद्र सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है कि किस तरह से दाल की कीमतें या फिर सरसों तेल की कीमतें हैं उस पर हम नियंत्रण में लाए, लेकिन राज्य सरकारों को भी सहयोग करना होगा। सिर्फ एक तरफा कार्रवाई केंद्र करे और राज्य सरकार अगर अपने यहाँ होर्डिंग को और ब्लैक मार्केटियर्स को छूट दे तो एक अगर संयुक्त प्रयास नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि जनता को राहत नहीं मिल सकेगी। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, राकेश जी ने अभी कहा कि किसी नेता ने कहा कि नहीं खाना पीना छोड़ दे, ऐसे बयान तो हमने देखी नहीं और किसी ने कहा है तो ये निंदनीय है। लेकिन राकेश जी को उनका नाम भी बताना चाहिए कि किस व्यक्ति ने कहा। छत्तीसगढ़ के मैं अपना बात बोल दूं फिर आप बोलिएगा, राकेश आप अपनी बारी में बोल दीजिएगा। तो मेरा ये कहना है कि महंगाई से भारतीय जनता पार्टी कोई दम नहीं पाती। भारतीय जनता पार्टी आम जनों के जो पीड़ा है उसमें हम सहभागीदार हैं और आने वाले दिन के लिए उनको आश्वस्त करते हैं कि ये बहुत लंबा फेज नहीं चलने वाला है। प्रधानमंत्री के स्तर से, खाद्य मंत्री के स्तर से लगातार प्रयास जारी है और आने वाले दिनों में इसके अच्छे परिणाम भी आएंगे, जनता को राहत भी मिलेगी। राकेश जी कुछ कह रहे थे आप? देखिए मैं प्रदीप जी की बात का जवाब दे दूं पहले कि इन्होंने कहा कि राज्य सरकार का भी दायित्व है, वो वैट कम करते पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती हो जाएगी। मैं मानता हूं और राज्य सरकार पूरी गंभीर है इस विषय में, क्योंकि हमारी सरकार जनवेदना की सरकार है और हम पूरी साफ नियत और साफ नीति के साथ राज्य की जनता को सुविधाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मैं आदरणीय प्रदीप जी से यह भी कहना चाहता हूं कि जो राज्य सरकार का पैसा है, जीएसटी का पैसा, माइनिंग का पैसा, वो पैसा कम से कम ये केंद्र सरकार के द्वारा हमें रिलीज करवा दे। तो आज देखें कि 1.5 साल होने जा रहा है
जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से केंद्र किस प्रकार राज्य के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, यह राज्य की जनता भली भांति परिचित है। जो इन लोगों ने रघुवर दास जी के टाइम में जो एक एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट के तहत जो है बिना नोटिस दिए आरबीआई के अकाउंट से हमारा राज्य का पैसा केंद्र सरकार काट लेती है और इसकी सूचना भी राज्य सरकार को नहीं देती है। मतलब ये पूरी तरह दादागिरी पर उतरी हुई है राज्य सरकार। तो हमें लगता है कि जो हमारा अधिकार है, हमारा मतलब जो राज्य की जनता का अधिकार है, जिस पैसों पे वो पैसा केंद्र सरकार रिलीज करे। अभी का जो दौर है, कोरोना वैश्विक मंदी का जो दौर है, इससे कोई भी राज्य छूता नहीं है और खास करके झारखंड भी छूता नहीं है। अगर आप हमारा पैसा, इस राज्य की जनता का पैसा अगर केंद्र सरकार रिलीज करती है तो स्वाभाविक तौर पे हम उस पैसों को जनता की सुविधाओं में खर्च करेंगे और कहीं ना कहीं जनता को हम उससे सुविधा देने का काम करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ये काम तो कर दे। ठीक है, लेकिन मैं ये जान रहा हूं प्रदीप जी, जावड़ेकर जी ने ये कहा था कि पेट्रोल और डीजल के दाम 34 रुपए तक भी आ सकते हैं, आपको भी याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो सर अगर उनके पास प्लानिंग है, रणनीति है, तो सर केंद्र इस पर विचार क्यों नहीं करता? अगर इस तरह की बातें अगर कही जाती हैं, अगर बोला जाता है तो देखिए, उन्होंने इस संदर्भ में कहा था कि अगर इसको जीएसटी के अंतर्गत लाया जाए तो कहीं ना कहीं इस समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन जो राज्य के वित्त मंत्री होते हैं, जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स होते हैं, अगर उनमें मतैक्यता हो, क्योंकि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, केंद्र सरकार बीजेपी की है, लेकिन अन्य राज्यों में कहीं कांग्रेस की सरकार है, कहीं अन्य दलों की है, तो ये जो विरोधी दल है ये आपस में एकता बना ले कि हम जीएसटी में अंतर्गत आना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चित भी मेरी और पट भी मेरी चाहते हैं, क्योंकि तेल जो है एक रेवेन्यू का सशक्त माध्यम है, बड़ा माध्यम है। तो ये सिर्फ रोना रोते हैं, बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। लेकिन जीएसटी काउंसिल की अभी पिछले दिनों बैठक हुई, एक सप्ताह पहले, राज्य के वित्त मंत्री को इन चीजों को रखना चाहिए था वहां कि आप जीएसटी काउंसिल में जीएसटी में इसको शामिल कर लीजिए और जो अपर लिमिट है 28% का, बस उतना ही हम टैक्स कलेक्ट करें, राज्य और केंद्र सरकार मिलकर। लेकिन इन बातों पर जीएसटी में कोई काउंसिल में कोई चर्चा नहीं करते। जाहिर है कि इनको भी कहीं ना कहीं रिसोर्स के लिए एक इजी वे चाहिए जहां से पैसा आता रहे। अब जहां तक प्रश्न है कि इन्होंने कहा कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार राहत नहीं। आपको याद होगा सागर जी, जब पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने कहा प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख के कि राज्य के 18+ के लोगों का वैक्सीनेशन कराने में हमारी सरकार असमर्थ है, क्योंकि 1100 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ राज्य को उस पर पड़ेगा और हम उसको वहन करने के स्थिति में नहीं। तो अब जबकि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि 18+ से ऊपर लोगों का भी वैक्सीनेशन केंद्र सरकार कराएगी, तो ये 1100 करोड़ रुपए जो बचते हैं राज्य सरकार से, ये जनहित के कार्यों में लगा देंगे। अब महंगाई से जो इतना इनको रोना आ रहा है और कहीं ना कहीं के लिए सिर्फ गरीब जनता की दुहाई दे रहे हैं, तो उस 1100 करोड़ रुपए का सदुपयोग करें और जनता को राहत दे दें। लेकिन प्रदीप जी, एक दिन मैं आप ही के प्रवक्ता से लाइव में बात कर रहा था सर, उनका ये कहना था कि महंगाई सर अगर बढ़ गई है तो फिर कोई बात नहीं, आखिर सरकार कमाएगी कहां से? जो खर्च कर रही है ये रेवेन्यू कहां से जनरेट करेगी? तो सर इस तरह के बयान क्या आने चाहिए सर? आम जनता क्या इस तरह के बयान से खुश होगी? किसी ने क्या कहा मैंने सुना नहीं, अब आप कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि देखिए, एक ऐसा मुद्दा है महंगाई जो बहुत ही संवेदनशील होता है, आम जनों को प्रभावित करता है और बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ इस विषय को एड्रेस किया जाना चाहिए, क्योंकि आम जनता के दुख में हम उनके सहभागी हैं। उन लोगों ने हम पर भरोसा किया है, तो निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री के प्रयास है या खाद्य मंत्री इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि दाल की कीमतें नीचे आए, खाद्य तेल की कीमतें नीचे आए, उस दिशा में जो हमारा प्रयास है आने वाले दिनों में निश्चित रूप से उसका परिणाम दिखेगा। मैं इस बात को अपनी ओर से कहना चाहूंगा। ठीक है राकेश जी, महंगाई अगर बढ़ रही है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो लाभ या फिर जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है राज्य सरकार, वो सर आप लोग शुरुआत करें कम करने की, झारखंड से ही शुरुआत हो? एक मिसाल आप पेश करिए कि देखिए झारखंड में महंगाई कम है, अन्य राज्यों में फिर उसका दबाव पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है सागर जी कि शुरुआत करने की बात नहीं है, बात यह है कि इस राज्य को जिस नीचे पैदान पे
अपने शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी लेकर के चली गई है। जी। उस पायदान से उभरने के लिए मैं अभी प्रदीप जी बहुत सारी बातें बोल दिया। देखिए, जो हमारा, मैंने तो ये कहा कि जो हमारा पैसा है, जो इस राज्य की जनता का पैसा है, जिस पर इस राज्य की जनता का अधिकार है, उस पैसे को केंद्र सरकार देने में क्यों आनाकानी कर रही है? आप बिहार को दे दिए पैसा, आप बिहार को पैसा दे दिए इसलिए कि बिहार में आपके गठबंधन के साथ सरकार चल रही है, तो आपने जीएसटी का पैसा बिहार को दे दिया। लेकिन झारखंड में क्योंकि आपके खिलाफ माइंडेड आया, आपके मुख्यमंत्री तक चुनाव हार गए, तो आप इस राज्य को एकदम अपने नीचे पैदान पे रखे हो, तो ये तो संघीय ढांचा का भी अपमान है ना सागर। तो हमें तो ये कह रहे, हम तो कोई एक्स्ट्रा पैसा मांग नहीं रहे प्रधानमंत्री जी से। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो हमारा पैसा, इस राज्य की जनता का पैसा है, वो पैसा आप हमें रिलीज कर दो। तो उस पैसे को रिलीज करने में क्या दिक्कतें हैं? माननीय राज्य के वित्त मंत्री ने कई बार पत्र लिख करके इस पर प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है कि भाई हमारा पैसा है जीएसटी का, आप उस पैसे को रिलीज करो। तो केंद्र सरकार तो पूरी तरह चुप्पी साधी हुई है। अब देखिए, ये इस पर अब जो भी लोग बयान देते हैं भाजपा के, लेकिन सच्चाई यही है कि इस राज्य के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सचेला व्यवहार कर रही है। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, आप देखें सागर जी की किसी भी प्रकार का जो वैक्सीनेशन की बात हो रही है, तो हम तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा पैसा है जीएसटी का, जो हमने कलेक्ट किया है, हम उससे ग्लोबल टेंडर करने को तैयार थे कि हम, ठीक है, हम नीचे पैदान पर जा सकते हैं, लेकिन हम देश की, राज्य की जनता को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाए। ठीक है, राकेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रदीप जी बताइए। सागर जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि जीएसटी परिषद के भी जो बैठक हुई, जाहिर है कि राज्य के वित्त मंत्री ने यह मुद्दा उठाया होगा वहां, और क्या कुछ बात हुई केंद्रीय वित्त मंत्री से, इनको बताना चाहिए। अब प्रश्न है कि जीएसटी का पैसा रुका हुआ है। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 1 साल में राजस्व संग्रहण की स्थिति क्या है, पूरी देश की जनता जानती है। केंद्र सरकार ने एक सुझाव दिया राज्यों को कि जो राजस्व संग्रहण की स्थिति है वो अच्छी नहीं है, इसलिए सुझाव देता हूं कि आरबीआई से आप कर्ज ले लें और उसका भुगतान हम बाद में कर देंगे। शुरुआती आनाकानी के बाद अधिकांश राज्यों ने इस पर सहमति जता दी, लेकिन झारखंड, जिसके वित्त मंत्री को अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि उनके पास कोई योजना नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है, उन्होंने यूं ही नहीं कहा, वो जिद पर अड़े रहे कि नहीं, हम आरबीआई से लोन नहीं लेंगे, जो पैसा है केंद्र सरकार सीधा दे। तो जाहिर है जब रेवेन्यू कलेक्शन काफी नीचे आ गया और केंद्र सरकार को विकास की योजनाएं भी चलानी है, उन 80 करोड़ लोगों को फ्री भोजन भी उपलब्ध कराना था, अभी नवंबर तक की घोषणा हो गई। उसके अलावे जो विकास के कार्य देश में चल रहे हैं उसकी फंडिंग होनी जरूरी है, वो अगर नहीं रुकता है तो जाहिर है कि रोजगार की स्थिति बेहतर होगी। तो सारी चीजें हैं जिस पर कि मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री ने क्लैरिफिकेशन दिया और यहाँ के वित्त मंत्री को इन चीजों को सारी समग्रता के साथ बताया भी गया है उनको, और इन्होंने अपनी डिमांड जो रखी है उसके संदर्भ में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने इनको कहा, वो बातें ये राज्य की जनता को बताएं। एक तरफा बात करने से मैं समझता हूं गलत संदेश जाता है कि हमारा पैसा दबा दिया, हमारा पैसा दबा दिया। कोई दबा के कोई परमानेंट उसको हम रखेंगे नहीं, आपका जो हिस्सा है वो निश्चित रूप से दिया जाएगा, और जो आपका हिस्सा बनता है जीएसटी का झारखंड का, उसमें से 2/3 हिस्सा राज्य सरकार को रिलीज भी कर दी गई कोरोना संक्रमण के कारण। लेकिन बाकी राशि के लिए केंद्र ने सुझाव दिया कि आप उस राशि को आरबीआई से एसिमिलेट कर दीजिए और बाद में हम उस राशि का समायोजन कर लेंगे। तो राज्यों को जब मुसीबत की घड़ी आती है तो मिलकर साथ चलने की भी आवश्यकता है, चूंकि ये आपदा सिर्फ भारत सरकार पर नहीं है, राज्यों पर भी है, राज्यों का भी संग्रहण कम हुआ है, तो एक साथ मिलकर चलेंगे तभी तो बेहतर परिणाम हम दे सकते हैं। ठीक है राकेश जी, आखिरी कमेंट आपसे सर, एक साथ मिलकर अगर चलेंगे तो क्या बेहतर परिणाम, बेहतर रिजल्ट नहीं आ सकते? महंगाई को लेकर जो तमाम आपकी बातें हैं, कुछ समाधान नहीं निकल सकता? देखिए सर, बिल्कुल हम लोग तो संविधान निकालने, मैंने कहा कि हम सिर्फ बयान देने वाले विपक्ष नहीं है, वो बयान देने वाले सत्ता पक्ष है, लेकिन हम लोकतंत्र स्वस्थ और मजबूत तभी हो सकता है
जब सत्ता पक्ष विपक्ष की भी बात माने, और हमने बार बार केंद्र सरकार को हर सेंटर पे, हर बॉर्डर पे हम एक जिम्मेवार विपक्ष के नाते हम आगाह करते रहे कि आप ये करो, अभी ये होगा। लेकिन क्या हुआ कि कभी अगर आप सत्ता पक्ष से अगर आप वित्त का सवाल पूछो तो दूरसंचार मंत्री उसका जवाब देंगे, अगर दूरसंचार की बात करो तो रक्षा मंत्री उसका जवाब देंगे। ठीक है। तो अभी तो केंद्र की यही स्थिति चल रही है। चलिए, जिस संदर्भ में आप आरोप प्रत्यारोप के दौर में सर आम करो, जनता सोच रही है कि आखिर कब महंगाई पर अंकुश लगेगी, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, राकेश जी, आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज के दिन उद्घाटन पर भी सियासत लगातार जारी और महंगाई की मार से भी आम जनता त्रस्त है, जो ये जानना चाहती है कि आखिर कब हमको राहत मिलेगी। लेकिन अभी भी वो राहत कोसों दूर है और सियासत चारों तरफ दिखाई देती है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।